हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कर रहे थे हम लोग। कार्बोकेटायन को पूरी तरह से डील कर चुके थे। अब इसमें हम लोग कार्बन आयंस की बात करेंगे। कार्बन आयंस नाम से पता चल पा रहा है कि कार्बन यदि एनायन के फॉर्म में हो, सो एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो जैसे कार्बोकेटायन में था ना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कि उस तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वे कार्बोकेटायन कहलाएंगे। ऑन द सिमिलर बेसिस यदि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, कार्बन एनायन के फॉर्म में हो, तो वह कार्बन आयन कहलाएगा। अब किसी कार्बन पे माइनस क्यों होगा, किस वजह से होगा? तो माइनस प्लस हम लोग जानते हैं किसी भी एटम पे जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की वजह से, कि यदि उस एटम का इलेक्ट्रॉन वहाँ वैलेंसी के बराबर है, मतलब उसके वैलेंस के बराबर हो, तो कोई चार्ज नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कम है पॉजिटिव चार्ज, और यदि इलेक्ट्रॉन वैलेंस से ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज। तो यदि यहाँ कार्बन पे एक नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस से एक ज़्यादा है। तो कार्बन का वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग जान रहे हैं, यहाँ 5 होगा। तो 5 ऐसे होगा कि 5 में से ये 3 होंगे बॉन्ड में और ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा। तो अब देखोगे 5 हो गया, 3 बॉन्ड में, 1 2 3 और 2 ऐसे ही 4 5 हो गया, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन। और यही 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है कार्बन के पास यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है। हालांकि ओवरऑल देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में, 2 यहाँ 6 और 2 यहाँ 8। मतलब कहीं ना कहीं ऑक्टेट तो यहाँ इसका पूरा है। कार्बोकेटायन में स्थिति अलग था ना, उसमें था कि प्लस भी था, ऑक्टेट भी पूरा नहीं था। यहाँ माइनस है लेकिन ऑक्टेट पूरा है, तो एक रिलीफ है यहाँ कि ऑक्टेट वाला यहाँ कोई झंझट नहीं है। तो यदि इसका ऑक्टेट पूरा है तो फिर यह अनस्टेबल क्यों होगा? बात यहाँ से यह आता है कि यदि इसका ऑक्टेट पूरा है तो फिर यह अनस्टेबल क्यों होगा? नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। ऐसे सोचो आप कि 2 लोग हैं, दोनों के पास कार है, भरे पूरे हैं दोनों, कार है मतलब जनरली हम लोग ठीक ठाक मानते हैं वैसे परिवार को, संपन्न धन दौलत के मामले में। लेकिन सिचुएशन में थोड़ा अंतर है कि ए के पास जो कार है इसके लिए इन्होंने कोई लोन वगैरह नहीं लेकर के रखा है, अपने पैसे से खरीदा। लेकिन बी के पास जो कार है ये लोन पे चल रहा है, लोन पे जो है कार को लिया गया है, या फिर किसी से कर्ज लेकर के लिया गया है। ऐसे समझ लो कि ये जो कार खरीदा ये पूरा का पूरा खुद के पैसे से, किसी से कोई कर्ज नहीं लिया, कहीं से कोई लोन वगैरह नहीं लिया है। लेकिन यहाँ बी जो है इसके पास जो कार है उसके लिए इसे लोन लेना पड़ा या किसी से कर्ज लेना पड़ा। तो अब बताओ क्या दोनों एक जैसे अस्थायी हैं, दोनों एक जैसे स्टेबल हैं? नहीं, कार इसके पास भी है इसके पास भी, लेकिन इससे इस कार के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ा है, लेकिन इसको फैलाना पड़ा है, किसी से कर्ज लेकर के आया। तो जाहिर सी बात है कि इसका सिचुएशन थोड़ा ख़राब होगा। टेंशन है ना कि जिससे हम कर्ज लिए उसे देना भी है। बस वही चीज़ यहाँ होगा कि भले ही 8 है लेकिन ये माइनस बता रहा है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, माइनस बता रहा है कि यह दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। तो यह माइनस है जो इसे चैन से रहने नहीं देगा कि ज़्यादा इतराओ मत 8 इलेक्ट्रॉन होने से। ये माइनस को देखो कि 8 जो है ना तुम्हारा दूसरे के चलते है। तो ज़रा सोचो इसके बारे में, कार देख के इतराना नहीं है, ये सोचो कि कार लेने के लिए कर्ज लिए हो कैसे चुकाओगे। वही चीज़ यहाँ है कि 8 इलेक्ट्रॉन देख करके खुश नहीं होना, इस कार्बन को अपना नेगेटिव चार्ज को भी देखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन के बदले जो माइनस एक ठप्पा लगा हुआ है ये बता रहा है कि उछलो ज़्यादा नहीं, तुम्हारा दूसरे का इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब कार्बन चाहेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो और माइनस भी ना हो, 8 इलेक्ट्रॉन भी हो और माइनस भी ना हो, ऐसा। मतलब ये माइनस चार्ज को यहाँ से रिड्यूस करना चाहेगा। एक जो दाग लगा हुआ है माइनस का, वो दाग, उस धब्बे को जो है ये मिटाना चाहेगा कार्बन, तब जाकर के इसे चैन आएगा, थोड़ा रिलीफ होगा कि चलो
कार भी है, कर्ज भी नहीं है, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे लिए। ऐसा। अब यहाँ बात है कार्बन आयन का इंट्रोडक्शन तो हम लोग जान लिए क्या है कि नहीं है। सो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, और जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बावजूद वो अनस्टेबल है, तो वजह केवल एक ही है, इसी का नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन आयन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जिस तरह से कार्बोकेटायन में था कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के नेचर के आधार पे क्लासिफिकेशन था, उसी प्रकार से यहाँ जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसके नेचर के आधार पे क्लासिफिकेशन है। तो इसमें भी सिंपली एक मिथाइल कार्बन आयन होगा, एक मिथाइल कार्बन आयन होगा, फिर कोई प्राइमरी कार्बन आयन होगा, फिर कोई सेकेंडरी कार्बन आयन होगा, और लास्ट में टर्शियरी कार्बन आयन होगा। थ्री डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, ऐसा। एक तो क्लासिफिकेशन यह हुआ अल्काइल के लिए बेसिकली कि अल्काइल में मिथाइल कार्बन आयन होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। इसके अलावे बेंजाइल एलाइल भी होना है, इसके अलावे बेंजाइल एलाइल भी होना है, एलाइल कार्बन आयन, बेंजाइल भी होना है, बेंजाइल भी होना है, ऐसा बेंजाइल कार्बन आयन। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली उस नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस कार्बन है उस कार्बन पे उस आधार पे होता है। सिंपल सा बात है। क्लासिफिकेशन में जो हमने कार्बोकेटायन के लिए देखा वही कार्बन आयन के लिए है, बिल्कुल भी नया बात यहाँ पे नहीं है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए, ठीक है। अब बात करें कार्बन आयन के स्ट्रक्चर की, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है कार्बन आयन का। तो देखो कार्बन का जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं एज कार्बन आयन, इससे हम लोगों को यहाँ पता चल पा रहा है कि अगल बगल ये 3 सिग्मा हुए, और इसे लोन पेयर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हालांकि है नहीं लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर का जो डेफिनेशन है वह कहता है कि किसी भी एटम का अपना खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम लोग को साफ साफ यह बात पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के तो नहीं है, एक ही है, एक तो किसी दूसरे का है। तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले करके जो है कोई राजा थोड़े बना है, दूसरे का धन लेकर के कोई राजा कैसे बनेगा। खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति हो तब राजा कहलाएगा, दूसरे का लिया हुआ तब तो लुटेरा कहलाएगा, है। तो लोन पेयर तब कहलाता ना जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद कार्बन का होता नहीं है, इसके बावजूद हम लोग लोन पेयर ही कहते हैं, इसको चलते आ रहा है तो कहेंगे। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो कार्बन के अगल बगल 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो गए, टोटल 4। सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर, तो इसके लिए तो हम लोग जानते हैं शेप, क्या जानते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। कार्बन ऐसा और एक ऑर्बिटल में यहाँ रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, ट्राइगोनल पिरामिडल ऐसा, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है तो ऑब्वियसली यह जो एंगल होगा यहाँ पे यह तकरीबन 109 डिग्री के आसपास होगा। उससे क्या होगा वो तो सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन 109 डिग्री के आसपास जो है यहाँ पे होना है इसका एंगल। और यह जो लोन पेयर है ऑब्वियसली यह sp3 ऑर्बिटल में है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि क्या कार्बन आयन को हम इलेक्ट्रॉन
रिच स्पीसीज कह सकते हैं। जैसे कार्बोकेटायन को हम कहते थे, जैसे कार्बोकेटायन को हम कहते थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि कार्बन पे प्लस था। तो क्या इस कार्बेनायन को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन पे तो माइनस है। तो देखो माइनस और प्लस ठीक है, एक इंडिकेशन देता है इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का, लेकिन रियलिटी तो ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस सिस्टम में कार्बन के वैलेंस शेल में 8 ही है, 8 ही है। तो ऑक्टेट यदि है तो ये किसी भी हाल में शौक से तो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। एक धनी व्यक्ति हम उसे कहते हैं, एक दानी हम उसे कहते हैं जो अपने मर्जी से कोई चीज़ किसी को दे। अब मजबूर होकर के कोई किसी को दे रहा है तो उसे हम दानी नहीं कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ है कि यदि यह कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन देगा भी ना तो शौक से नहीं देगा, मजबूरी में देगा कि हम दे देते तो काश मेरा माइनस चार्ज जो है हट जाता, ख़त्म हो जाता, और ये जो दाग लगा हुआ है हम पे माइनस का वो दाग नहीं रहता। ऐसा समझ रहे हो बात को? तो इसे मेरे हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तो नहीं ही कहा जा सकता है, मजबूर है। ये तो इलेक्ट्रॉन यदि देगा तो कम करने के लिए, और देना भी चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, नेवर। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा? यदि 2 इलेक्ट्रॉन देता है किसी को तो 2 इलेक्ट्रॉन देने से तो फिर हो जाएगा दिक्कत, ही खत्म हो जाएगा, तो फिर से 3 ही बचेगा, तो प्लस आ जाएगा। तो बहुत भी कोशिश करेगा तो बोलेगा कि काश मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता, या फिर उससे भी बढ़िया होता, उससे भी बढ़िया होता कि वैसा कोई आता जो मेरे इन 2 इलेक्ट्रॉनों के सहारे हम ही से बॉन्ड बना लेता। ऐसा मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉनों के सहारे कोई इसी से बॉन्ड बना लेता, इस तरह से कि कार्बन पे यहाँ माइनस था ना, ऐसा मान लो इधर से H प्लस आता, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं देगा, बोलेगा कि आओ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है थोड़ा ज़्यादा, तुम्हारे पास नहीं है, तो मिलके जुड़ जाते हैं एक दूसरे में, तो हम में जो दाग लगा हुआ है दाग भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा, और हम भी ठीक तुम भी ठीक, ऐसा इस तरह से। तो अब देखो ना हाइड्रोजन पे चार्ज है ना कार्बन पे चार्ज है, कार्बन का तो अभी भी 8 ही है, लेकिन जो दाग लगा हुआ था वो दाग तो नहीं ना है, बेदाग हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ भी 8 ही था लेकिन दाग लगा हुआ माइनस, जो सबको बता रहा है कि दूसरे का लिया हुआ है। हाँ, वो दाग बता रहा है वहाँ के कि दूसरे का लिया हुआ है, तो लोग इसको वैल्यू ही नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इसे समझेंगे ही नहीं, कोई नहीं समझेगा इसे इलेक्ट्रॉन रिच, कोई भी नहीं समझेगा। समझ रहे हो? तो कार्बेनायन को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज नहीं कहेंगे, जैसे उसे इलेक्ट्रोफाइल कह रहे थे, जिसे न्यूक्लियोफाइल कहना उतना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी को जोड़ सकता है अपने में तो कंसिडर करते हैं लोग, ध्यान रखोगे इस बात को। तो अब जो यह शेप हमने देखा अभी, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कार्बेनायन के लिए, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, यह शेप इन्वर्ट भी करता है, इन्वर्जन होता है, ऐसे है ना, इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में होने पर ही ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ओवरऑल रहेगा वही चीज़, ओवरऑल रहेगा वही चीज़, उसमें हम लोग को सोचना नहीं है। और इन्वर्जन के लिए बीच में कुछ ऐसा बनेगा कि यह जो sp3 में लोन पेयर है वो p में जा सकता है, जैसे एमीन में इन्वर्जन होता है, पढ़ोगे आगे, इस तरह से। मतलब यहाँ ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, यहाँ ट्राइगोनल प्लैनर हुआ, और फिर से ट्राइगोनल पिरामिडल हुआ। तो इस तरह से ही पहले इसमें कन्वर्ट होगा, देन इसमें कन्वर्ट होगा। आप बोलोगे कि इसमें कन्वर्ट क्यों होगा, क्यों होना चाहेगा? होना चाहेगा, फ़ायदा है इसके लिए। क्यों फ़ायदा है सो देखो, हम बोले कि यहाँ का जो एंगल होगा यह एंगल 109 डिग्री के आसपास होगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब ऐसे इन्वर्जन होगा तो वही एंगल अब प्लानर होने के चलते 120 के आसपास होगा। और चूंकि एंगल बढ़ रहा है तो एंगल बढ़ने से ग्रुप से एक दूसरे से दूर जाएंगे, और ग्रुप से एक दूसरे से दूर जाएंगे,
वे रिलीफ फील करेंगे, स्टेरिक रिपल्सन वहाँ कम होगा और उस सिस्टम का स्टेबिलिटी जो है उस केस में अधिक होगा, ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी वहाँ अधिक होगा और अधिक स्टेबिलिटी के वजह से जो है ऐसा इन्वर्जन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे बदलना होगा उसी में। यदि कोई स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है, यदि कोई स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है, जैसे मान लो कि यहाँ NO2 लगा हुआ है या CN लगा हुआ, कुछ भी C ट्रिपल बॉन्ड N और CH2 पे माइनस है, ऐसा, तो ऐसे केस में यह रेजोनेंस शो करेगा इधर इस तरह से। और यदि यह रेजोनेंस शो करता है ऐसा, नाइट्रोजन पे तो एक लोन पेयर पहले से होता है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, अभी माइनस ट्रांसफर हो जाएगा नाइट्रोजन पे। और अब जब तुम इस सिस्टम को देखोगे तो अब इसका हाइब्रिडेशन तुम्हें समझ में आएगा sp2, क्योंकि एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा इन हाइड्रोजन के साथ, टोटल 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। तो कार्बन का ई फॉर्म तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यह फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। रीजन कि एक तो कार्बन का यहाँ से नेगेटिव हट गया और जब sp2 हो गया तो अब इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ऐसा का मतलब हम बताएं कि एंगल 120 होगा, जो अधिक होगा पहले की तुलना में, स्टेरिक रिपल्सन कम होगा और कम रिपल्सन होगा ग्रुप्स के बीच, तो ज़्यादा स्टेबल होगा वह सिस्टम। तो ये दोनों तरीके का हाइब्रिडेशन कंसिडर किया जाता है कार्बन आयन के लिए, कि यदि नॉर्मल अल्काइल कार्बन आयन है तो sp3 मानते हैं हम लोग, शेप को ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं। लेकिन यदि इस तरह से कोई स्टेबिलाइज्ड कार्बन आयन है तो फिर वहाँ हाइब्रिडेशन को हम sp2 कहते हैं और इसको प्लानर फॉर्म में दिखाते हैं। और इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, वजह इसका हम बताएं एंगल को लेकर के, एंगल को लेकर के। यहाँ 109 है तो ग्रुप नज़दीक है, 120 है इसकी तुलना में यहाँ दूर है, और ग्रुप जितने दूर रहेंगे उस बॉन्ड पेयर के बीच का, उस ग्रुप के बीच का रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम ही होना तो है, तभी तो स्टेबिलिटी अचीव होगा उस सिस्टम में। तो स्ट्रक्चर को लेकर के ये कहानी था, इसमें याद रखोगे कि आ जाए एग्जाम में कि कार्बन आयन का किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो आप एक्सप्लेन करोगे उसे, कोई एक बात नहीं कहोगे, बोलोगे नॉर्मल कोई अल्काइल कार्बन आयन है, देन वह ट्राइगोनल पिरामिडल होगा विथ sp3 हाइब्रिडेशन। लेकिन यदि कोई स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है तो फिर वह प्लानर होगा विथ sp2 हाइब्रिडेशन, और यह प्लानर कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है उस पिरामिडल कार्बन आयन के तुलना में, वजह एंगल स्टेरिक रिपल्सन। अब जेनरेशन, कार्बन आयन का जेनरेशन कैसे होता है, कैसे बनते हैं ये कार्बन आयन। तो कार्बन आयन बनने का ओवरऑल तरीका तो है एक ही, अब उसी को अलग अलग नज़रिए से देखो, लेकिन तरीका तो एक ही है। क्या तरीका है कि कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ऐसा, तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत खास अंतर है नहीं, तो इस बॉन्ड को हम लोग ऑलमोस्ट नॉन पोलर कहते हैं, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। और फिर ऐसे बॉन्ड को तोड़ पाना जनरली आसान नहीं होता है, नॉन पोलर बॉन्ड को ऐसे तोड़ पाना, और ख़ास करके तोड़ करके आयनिक स्पीशीज बनाना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। नॉन पोलर बॉन्ड को तोड़ करके आयनिक स्पीशीज बनाना बेहद मुश्किल होता है, बेहद मुश्किल। फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, लेकिन आयनिक स्पीशीज बनाना जो है बेहद मुश्किल होता है ऐसे केस में। तो यदि यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल करके आयनिक स्पीशीज बनाना है हमें, तो करना क्या होगा कि इस बॉन्ड को पोलर करना होगा, इसे पोलर बनाना होगा। और पोलर बनाने का एक तरीका है क्या, कि यदि इस कार्बन से यहाँ हम जोड़ दें कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो। अब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप तो बहुत सारे हैं, मोस्ट कॉमन हम लोग NO2 लेकर के चले। NO2 के इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग कैपेसिटी का कहानी हम लोग जानते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन खींचने में माहिर है यह। अब जैसे ही NO2 यहाँ लगाओगे तो ये करेगा क्या कि कार्बन पे टूट पड़ेगा और क्या, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब जो कार्बन शुरू में हाइड्रोजन पे उतना बादशाहत नहीं दिखा रहा था कि चलो क्या ही इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर ही है, एक जैसे ताकतवर हैं, लेकिन जब इस कार्बन के पास यहाँ से विपत्ति आएगा, जब ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो फिर मत पूछो यह हाइड्रोजन पे फिर टूट पड़ेगा।
खींच लेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा। तो अल्टीमेटली हमें इस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ जाएगा कार्बन को। कार्बन शौक से नहीं कर रहा, मजबूरी में कर रहा है ऐसा ना, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कोई ले रहा है, नहीं इथाइल लेने वाला तो कहाँ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खींच रहा था, नहीं, लेकिन कार्बन को यहाँ मजबूर किया गया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तो यहाँ से फिर बाहर हो जाएगा भाई हाइड्रोजन, और ये बनेगा कुछ इस तरह का सिस्टम ऐसा, और यहाँ से जो H बाहर होगा इन द फॉर्म ऑफ H+, तो इस H+ को पनाह देने के लिए कोई होगा बेस वगैरह, कोई होगा बेस वगैरह जो H+ को पनाह देगा। भटकेगा तो H+ भी नहीं, बस कार्बन से टूट करके अलग हो जाएगा, एक से जुदा होकर दूसरे से जुड़ जाएगा ऐसा। अब बोलोगे कि यहाँ तो आप बोले कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले रहा है, NO2 ले रहा है, और उसके बदले में कार्बन हाइड्रोजन का लिया, तो यहाँ आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को तो दे दिए, लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहे हो NO2 को, तो देंगे, कैसे नहीं देंगे। NO2 का जो स्ट्रक्चर है तो ऐसा ना हुआ, NO2 का कहानी तो ऐसा है, ऐसा तो लेगा भाई, इसको यहाँ हम लोग देंगे, क्या नहीं देंगे, ऐसे जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड NO पे माइनस, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ प्लस का प्लस, सबका काम हो गया। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन का, कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, और इसी दरमियान जो यहाँ ये वाला स्पीसीज बना दिस वन, यही तो है कार्बन आयन, यही तो है कार्बन आयन जो स्टेबिलाइज्ड है रेजोनेंस के वजह से ऐसा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो उस एसिडिक हाइड्रोजन को यदि एब्स्ट्रैक्ट करवाया जाए, उसका एब्स्ट्रैक्शन हो बाय अ बेस, एक बेस के द्वारा, तो वहाँ से कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो सकता है। कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है और उस एसिडिक हाइड्रोजन का बेस के द्वारा एब्स्ट्रैक्शन हो, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाया जा सकता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो उसके लिए एक तरीका यहाँ हम बताए NO2। अब इसका मतलब हुआ कि कोई भी नाइट्रो कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से कार्बन आयन बनने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। नॉट ओनली नाइट्रो, अल्डिहाइड कीटोन में भी यही कहानी है, अल्डिहाइड कीटोन में भी यही कहानी है। देखो, या एक अल्डिहाइड लिया हमने, एसिटल्डिहाइड, इसमें से इस अल्डिहाइडिक ग्रुप के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं इसका लक्षण क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वही कहानी चलेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन ना चाहते हुए भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन को यहाँ बाहर होना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ H+, मतलब ये हुआ एसिडिक। तो उसके लिए बेस कहीं ना कहीं से लाया जाएगा व्यवस्था करके ऐसा। तो हो जाएगा CH2, 2 इलेक्ट्रॉन, C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो खींच रहा था इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, उतना क्या सोचना है ऐसा, डबल बॉन्ड C यहाँ शिफ्ट कर जाएगा O -H ऐसा। तो मोटा मोटी कार्बन आयन बनने का यही एक पॉसिबिलिटी ही होता है, यही एक पॉसिबिलिटी है कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढो और उस एसिडिक हाइड्रोजन को बेस से मिला दो, ना हाइड्रोजन को तकलीफ होगा, ना कार्बन को तकलीफ होगा, और ना ही उस कार्बन से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कोई तकलीफ होगा। काम का काम भी हो जाएगा और किसी को असर भी नहीं पड़ेगा कि क्या है या नहीं है। समझ रहे हो? तो कार्बन आयन क्या है, कार्बन आयन के क्लासिफिकेशन क्या हुए, कार्बन आयन का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर कैसे जनरेट होते हैं ये कार्बन आयन, इतना जो है हम लोग कर चुके हैं, देख लिए इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और फिर वहाँ से चर्चा होगी कार्बन आयन के स्टेबिलिटी का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वही होता है कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, जैसे कार्बोकेटायन के लिए काफ़ी डिटेल में हम लोग किए थे। तो नेक्स्ट लेक्चर से उसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।